आज भारत का क्षेत्रफल मोटा माटी 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा था जब अपना ये प्यारा सा देश 52 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला था। ठीक सुना आपने, 52 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी वर्तमान से 61% ज्यादा इलाके पर एक ही साम्राज्य का शासन था। तब काबुल से बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक लोग एक ही झंडे तले सिर झुकाते थे। ज्ञात इतिहास में तब के दौर में इससे बड़ा साम्राज्य सिर्फ मकदूनिया साम्राज्य यानी सिकंदर का था। अब में से कुछ लोग समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। फिर भी हम बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं खैबर दर्रे से कन्याकुमारी तक फैले मौर्य साम्राज्य की। इस मौर्य साम्राज्य की जो आज से 2300 साल पहले तब की दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसके द्वारा दिया गया अशोक चक्र आज हमारे तिरंगे की शान है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। आज दुनिया की कुल जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 24% है। दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश चीन है, जिसकी हिस्सेदारी 17% मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब पूरी दुनिया की जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी कितनी थी? आर्थिक इतिहासकारों का अनुमान है कि तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जीडीपी का हिस्सा 32 से 35% था। यानी आज के चीन से मौर्य साम्राज्य दोगुना अमीर था। मौर्य साम्राज्य की को थोड़ा और करीब से समझने के लिए चलिए आपको समय में 2300 साल पीछे लेके चलते हैं। ये जगह है बिहार की राजधानी पटना। ये तब पाटलिपुत्र था। आप पाएंगे तब इसकी लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। नगर के चारों तरफ एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। नगर में चारों ओर लकड़ी की प्राचीर है, जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान बने हैं। शहर के बीच में राजा का महल है, जिसके वैभव के सामने ईरानी बादशाह का महल सुस्का और इकबताना फीके लगते हैं। सम्राट के दरबार में अच्छी सजावट मिलती है और वहां मौजूद सोने चांदी के बर्तनों से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है। राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकलता था। नगर में अधिकांश घरों में ताले नहीं लगते थे। दरअसल प्राचीन पटना का ये विवरण हम आपको मशहूर यूनानी राजदूत और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बतौर सलाहकार मौजूद रहे मेगास्थनीज की किताब इंडिका के हवाले से बता पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में कुछ बातें थोड़ी भ्रामक भी हैं, लेकिन हम आपको वही बातें बता रहे हैं जिसकी पुष्टि दूसरे स्रोत भी करते हैं, मसलन अशोक के शिलालेख, बौद्ध ग्रंथ और दूसरे विदेशी यात्री फाहियान आदि आदि आदि। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी सड़कों को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहासकारों पर भरोसा करें तो सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में उत्तरा पथ का निर्माण किया गया था, जो आज के बांग्लादेश के शहर चटगांव से शुरू होकर के अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। बाद में इसी को आधार बनाकर शेर शाह सूरी ने सराक ए आजम का निर्माण कराया, जिसमें सुधार कर अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रैंक रोड बना दिया। मौर्य साम्राज्य में भारत का कारोबार रोम, फारस, सीरिया और मिस्र के साथ भी होता था। मौर्य शासकों ने गुजरात और महाराष्ट्र में बंदरगाह बना रखे थे, जिनसे समुद्री कारोबार होता था। मौर्य शासनकाल में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। मुख्य मुद्रा जो थी वो चांदी थी, जिसका नाम पण था। उस समय न्यूनतम वेतन 60 पण और अधिकतम वेतन 48,000 पण होता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। इसके अलावा कर चोरी करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान था। पूरे मौर्य साम्राज्य में 5 राजधानियां थी। मुख्य राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा उत्तरापथ राज्य की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी,
अवंती की उज्जैनी और कलिंग की तोसली थी। अशोक के शुरुआती अभिलेख साल 1958 में अफगानिस्तान के कंधार शहर के पास मिले थे। हुआ यूं कि यहाँ के एक चहेल पहाड़ी के पास चरवाहों को एक चट्टान मिली, जिसके आसपास खुदाई कराई गई तो शिलालेख मिले, जिसे फ्रांसीसी और इतालवी पुरातत्वविदों को दिखाया गया। रिसर्च के बाद उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभिलेख के कुछ हिस्सों में यूनानी और सीरियाई भाषा और सीरिया की भाषा इब्रानी भी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने ये शिलालेख अपनी यूनानी प्रजा के लिए लिखवाए थे। ये शिलालेख काबुल के संग्रहालय में 1994 तक मौजूद था, लेकिन उसके बाद हुई लूटपाट में ये गायब हो गया और अब अज्ञात है। हालांकि अशोक के शिलालेख कंधार के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, दिल्ली, वैशाली, चंपारण, सारनाथ, मध्य प्रदेश के सांची, कर्नाटक और अमरावती में भी पाए गए हैं। इस दौर में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि अशोक का राज्य आधुनिक असम से ईरान तक और दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास तक फैला था। अब आप बताएं, ऐसे विशाल और सुसंगठित साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? क्या इसके पीछे की वजह अहिंसा के मार्ग पर चलना था या फिर अशोक के उत्तराधिकारियों का कमजोर होना? क्योंकि अशोक ने तो करीब 30 सालों तक शासन किया और अपने शासन के पहले ही दशक में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ले ली थी। खैर, अगली कड़ियों में हम इस पर भी बात करेंगे। तब तक आप हमें इस मसले पर अपने कमेंट्स भेजें और अपने विचार हमारे सामने रखें। धन्यवाद।